हेलो, नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है इस जेपीसी वाले चैनल पे। स्टूडेंट, आज मैं आप सभी को वैदिक सिविलाइजेशन पढ़ाने वाला हूँ। इससे पहले 2 क्लास ऑलरेडी मैं इंडस वैली सिविलाइजेशन का ले चुका हूँ, वहाँ से आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाकर देख सकते हो। ये जो सेशन है, यूपीएससी के बच्चों के अलावा स्टेट पीसीएस के बच्चों के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंस है। जैसे कि अभी हाल में रिसेंट में 71 बीपीएससी आ रहा है, उसके लिए भी ये क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंस रहेगा। और जैसा कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जैसा ये क्लास हमारे यूट्यूब चैनल पे कंप्लीट होगा, जैसे कि चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज ये क्लास हमारे द्वारा लिया जा रहा है, तो चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज ही एमसीक्यू प्रैक्टिस यूट्यूब चैनल पे ही करवाया जाएगा। ठीक है, तो इस सेशन का आप सभी भरपूर लाभ उठाएं और जल्दी से इस सेशन में जुड़े। तो आज मैं आप सभी को वैदिक सिविलाइजेशन पढ़ाने वाला हूँ। वैदिक सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड 1500 बीसी से लेकर के 600 बीसी रहा है। ठीक है, वैदिक सिविलाइजेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? वैदिक सभ्यता। ठीक है, और ये टाइम पीरियड उतनी महत्वपूर्ण नहीं है, बस कंसेप्ट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में आर्यों का आगमन 1500 बीसी के लगभग हुआ, जो वैदिक काल के आरंभ को इंगित करता है। यानी कि भारत में आर्यों का आगमन कब हुआ था? 1500 बीसी में हुआ था। ठीक है, वैदिक सभ्यता को 2 भागों में विभाजित किया गया है। यानी कि वैदिक सभ्यता को कितना पार्ट में बांटा गया है? 2 पार्ट में। एक है ऋग वैदिक काल, दूसरा है उत्तर वैदिक काल। और इन दोनों का जो टाइम पीरियड है अलग अलग रहा है। जैसे कि ऋग वैदिक काल का जो टाइम पीरियड है, ये 1500 बीसी से लेकर के 1000 बीसी इसका ऋग वैदिक काल का टाइम पीरियड है। नेक्स्ट उत्तर वैदिक काल, इसका टाइम पीरियड 1000 बीसी से लेकर के 600 बीसी तक रहा है। ठीक है, तो स्टूडेंट एग्जाम में अगर पूछेगा वैदिक सभ्यता को टोटल कितना भागों में डिवाइड किया गया है, तो क्या बताओगे? 2 भाग में। एक जो पार्ट है ऋग वैदिक काल, दूसरा है उत्तर वैदिक काल। अब इससे आगे हम लोग देखेंगे सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता में डिफरेंस क्या था। मैं ऑलरेडी इंडस वैली सिविलाइजेशन बता चुका हूँ, आज मैं वैदिक सभ्यता बताऊंगा। ठीक है, तो इन दोनों का ऑलरेडी अंतर पता चल जाएगा। वैसे मैं अंतर पहले ही बता रहा हूं अभी। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, जैसे कि हम लोग पढ़ चुके हैं, इसका मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि था। दूसरा जो व्यवसाय था व्यापार था, और तीसरा व्यवसाय क्या था? पशुपालन था। इन सभी पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को नगरीय सभ्यता के नाम से जाना जाता है, और इसका जो लिपि था, लिपि किस प्रकार से था? तो अपठनीय लिपि, यानी कि भाव चित्रात्मक लिपि था। यानी कि मैं ऑलरेडी बता चुका था कि पहले जमाने में दाएं से बाएं की ओर लिखा जाता था। जैसे कि यहाँ से हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं, यहाँ लाते, फिर सेकेंड लाइन यहाँ से स्टार्ट करते, फिर यहाँ लाते। तो इसी लिपि को भाव चित्रात्मक कहा गया है। और इस प्रकार का लिपि अभी इन प्रेजेंट में लिखोगे तो नहीं पढ़ा जा सकता है। तो उस टाइम इनका जो लिपि था नहीं पढ़ा जाता था। और ये जो सिंधु घाटी का जो सभ्यता था, इस सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता के नाम से जाना जाता है। फिर उस टाइम का, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो प्रिय पशु था वो कुबड़ वाला बैल था। अन्य सभ्यताओं से संबंध, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता जब चला था, उस टाइम मेसोपोटामिया का भी सभ्यता चला था, मिस्र का भी सभ्यता चला था, ईरान का भी सभ्यता चला था, और चीन का भी सभ्यता चला था। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता ये हमारे देश के साथ साथ अदर देशों के साथ भी उपलब्ध था। और उस टाइम का जो सिंधु घाटी सभ्यता था, उस टाइम का जो समाज था वो मात्र सत्तात्मक समाज था। यानी कि उस टाइम जो महिलाओं की स्थिति था वो बहुत ही अच्छा था। तो ये सब ऑलरेडी हम सिंधु घाटी सभ्यता में पढ़ चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे इंडस वैली, ये वैदिक सिविलाइजेशन। तो वैदिक सिविलाइजेशन और ये सिंधु घाटी सभ्यता का डिफरेंस क्या है, ये पहले हम लोग देख लेते हैं। अभी इंडस वैली सिविलाइजेशन हम लोग देख लिए, अब वैदिक सिविलाइजेशन हम लोग देखेंगे। जैसे कि वैदिक सिविलाइजेशन में मुख्य व्यवसाय पशुपालन को माना गया है, और ये सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य व्यवसाय कृषि को माना गया था। इसका जो द्वितीय व्यवसाय कृषि को माना गया है, और इसका व्यवसाय को द्वितीय व्यवसाय व्यापार को माना गया है। वैदिक सिविलाइजेशन को ग्रामीण सभ्यता के नाम से जाना जाता है। वैदिक सभ्यता को ग्रामीण सभ्यता के नाम से जाना जाता है।
और इसका जो लिपि था वैदिक सिविलाइजेशन का, देवनागरी लिपि था और इनका लिपि को पढ़ा जाता था। यानी कि वैदिक सिविलाइजेशन का लिपि देवनागरी था और इस लिपि को पढ़ा जाता था। और वैदिक सभ्यता को और दूसरा नाम से जाना जाता है। कौन सा नाम से? तो लौ युगीन के नाम से जाना जाता है। वैदिक सिविलाइजेशन का जो प्रिय पशु था वो गाय था और इंडस वैली सिविलाइजेशन का प्रिय पशु कौन सा था? तो कुब्बड़ वाला बैल। अन्य सभ्यताओं से संबंध के साक्ष्य नहीं मिले हैं। यानी कि जब वैदिक सिविलाइजेशन हमारे देश में चल रहा था, हमारे भारत में चल रहा था, तो उस टाइम किसी भी सभ्यता का आगमन नहीं हुआ था। और इस टाइम का जो समाज था पितृसत्तात्मक समाज था। यानी कि समाज में ज्यादा वैल्यू पिता को दिया गया था। अब क्या था कि जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में महिला की स्थिति अच्छी थी, उसके बाद वैदिक सिविलाइजेशन में महिला की स्थिति धीरे-धीरे गड़बड़ होती चली गई। तो यहाँ पे समाज में ज़्यादा वैल्यू अब पितृसत्तात्मक को दिया गया है। अब ऋग्वैदिक काल को हम लोग डिटेल में देखेंगे। जैसे कि ये ऋग्वैदिक काल है, इसका जो टाइम पीरियड है 1500 बीसी से लेकर के 1000 बीसी तक इसका टाइम पीरियड रहा है। ऋग्वैदिक काल का जो संस्थापक है, उनका संस्थापक आर्य था। ठीक है? क्वेश्चन में पूछेगा कि ऋग्वैदिक काल का जो संस्थापक है, उनका संस्थापक का नाम बताएं। तो क्या बताओगे? आर्य। आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ व्यक्ति या उच्च कुल में जन्मा व्यक्ति। इसका अर्थ है, आप सभी याद रखो। आर्य शब्द का जो अर्थ होता है यहाँ पे लिखा हुआ है। अर्थ क्या है? श्रेष्ठ व्यक्ति या उच्च कुल में जन्मा व्यक्ति, उसको बोला जाता है क्या? आर्य। नेक्स्ट है, आरंभिक जानकारी हमें वेदों से प्राप्त होती है। यानी कि ऋग्वैदिक काल की आरंभ कैसे हुई थी, ये सब जानकारी हम लोग वेदों से देखेंगे। नेक्स्ट है, आर्य शब्द में ऋग्वेद में 176 बार प्रयोग हुआ है। यानी कि आर्य शब्द का प्रयोग टोटल 176 बार ऋग्वेद में हुआ है। आरंभिक जानकारी हमें वेदों से प्राप्त होती है। वेदों की टोटल संख्या 4 है। ठीक है? वेदों की टोटल संख्या कितनी है? 4। ठीक है? अभी हम लोग चारों को डिटेल में देखने वाले हैं। अब जैसा कि मैं अभी बताया कि वेदों की संख्या टोटल 4 है। उनमें से 4 कौन-कौन सा है? तो एक है ऋग्वेद, दूसरा है सामवेद, तीसरा है यजुर्वेद, चौथा है अथर्ववेद। ठीक है? इसमें ऋग्वेद सबसे पुराना है। सबसे बड़ा एवं सबसे पुराना कौन सा वेद है? तो ऋग्वेद। ठीक है? इसमें टोटल मंडल की संख्या कितनी है? 10। ऋग्वेद में ही गायत्री मंत्र का प्रयोग हुआ है। ऋग्वेद में ही गायत्री मंत्र का प्रयोग हुआ है और इसमें टोटल 1028 सूक्त पाया गया है। इसमें टोटल 1028 सूक्त पाया गया है। यहाँ क्वेश्चन पूछेगा कि गायत्री मंत्र का प्रयोग सबसे पहले कौन सा वेद में हुआ था? तो कौन सा वेद में हुआ था? तो ऋग्वेद में हुआ था। ठीक है? नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सामवेद। सामवेद को संगीत का जनक माना जाता है। सामवेद को संगीत का जनक माना जाता है। नेक्स्ट है यजुर्वेद। यजुर्वेद को योगों की विद्या माना जाता है। ठीक है? इसमें गद और पद का उल्लेख भी किया गया है। यजुर्वेद में गद और पद का भी उल्लेख किया गया है। ठीक है स्टूडेंट? नेक्स्ट और ये लास्ट वेद है अथर्ववेद। अथर्ववेद में तंत्र मंत्र एवं औषधिया का उल्लेख किया गया है। ठीक है? यानी कि जादू टोना वगैरह जो भी प्रयोग हुआ है वो सभी किसमें प्रयोग हुआ है? तो अथर्ववेद में प्रयोग हुआ है। अब वेद शब्द का अर्थ क्या है? वेदों को सर्वप्रथम कौन सा ये किए हैं इतिहासकार, उल्लेख, ये सब हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं। यहाँ पे वेद शब्द का अर्थ क्या होता है? ज्ञान। वेद शब्द का अर्थ क्या होता है? ज्ञान। वेदों को सर्वप्रथम महर्षि कृष्ण ने द्वैपायन के द्वारा लिपिबद्ध किया गया था। ठीक है? यानी कि वेदों को सर्वप्रथम किनके द्वारा लिखा गया था? तो महर्षि कृष्ण द्वैपायन के द्वारा लिखा गया था। ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय चिकित्सा विज्ञान को आयुर्वेद कहा जाता है। इनका उद्भव अथर्ववेद से हुआ है। ठीक है? यानी कि भारतीय चिकित्सा विज्ञान को आयुर्वेद कहा जाता है। यानी कि जो भी जादू टोना वगैरह जो भी प्रयोग हुआ करता था
कौन सा वेद में हुआ करता था? तो आयुर्वेद में हुआ करता था। और इनका उद्भव कहाँ से हुआ था? तो अथर्ववेद से हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं वैदिक साहित्य। ये है वैदिक साहित्य। तो कितना प्रकार का वैदिक साहित्य यहाँ पे डिटेल में दिया गया है। वैदिक साहित्य एक है वेद, उपवेद, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद, महाकाव्य, अरण्यक, वेदांग, पुराण। ये सब वैदिक साहित्य के पाठ में शामिल है। अब हम लोग देखने वाले हैं वेद और उपवेद। ये बहुत ही इंपॉर्टेंस है। अगर आप सभी को वेद उपवेद याद रहेगा तभी एग्जाम में मैचिंग क्वेश्चन बना पाओगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंस है, आप सभी इसको कॉपी में नोट करो। ऋग्वेद का उपवेद कौन है? आयुर्वेद। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंस है। ऋग्वेद का उपवेद किसको माना गया है? आयुर्वेद को माना गया है। नेक्स्ट है सामवेद। सामवेद का उपवेद किसको माना गया है? तो गंधर्ववेद संगीत को माना गया है। सामवेद का उपवेद किसको माना गया है? तो गंधर्ववेद संगीत को माना गया है। नेक्स्ट थर्ड है यजुर्वेद। ये यजुर्वेद का उपवेद किसको माना गया है? तो धनुर्वेद युद्ध कला स्थापत्य को माना गया है। नेक्स्ट चौथा है अथर्ववेद। अथर्ववेद का उपवेद कौन सा है? तो शिल्पवेद है। ठीक है स्टूडेंट। अब नेक्स्ट ये ब्राह्मण यज्ञ अनुष्ठान आदि की व्याख्या कौन करता है? ब्राह्मण करता है। ठीक है। अब ब्राह्मण का वेद और ब्राह्मण ग्रंथ हम लोग देखने वाले हैं। जैसे कि ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? यहाँ पे डिटेल में दिया गया है। तो ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? ऐत्रेय और कौशिकी है। और ये सब जो क्वेश्चन है ना, मैचिंग क्वेश्चन आएगा, यानी कि मिलान करने के लिए ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंस है। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? तो ऐत्रेय और कौशिकी है। नेक्स्ट सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? तो टांडिया है और एवं जैमिनिया है। नेक्स्ट तीसरा है यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? तो तैत्तिरीय और शतपथ है। नेक्स्ट है अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ किसको माना गया है? तो गोपथ को माना गया है। अब इसके बाद मतलब इस वैदिक सिविलाइजेशन क्लास जैसे ही हमारे यूट्यूब चैनल पे कंप्लीट हो जाएगी तो इंडस वैली सिविलाइजेशन और वैदिक सिविलाइजेशन का एमसीक्यू प्रैक्टिस यूट्यूब पे करवाया जाएगा। तो मैं जितना पढ़ा रहा हूँ इसी का रिलेटेड हमारे यूट्यूब चैनल पे एमसीक्यू प्रैक्टिस करवाया जाएगा। तो उस सेशन को आप सभी जरूर देखना और बहुत ही इंपॉर्टेंस रहेगा आप सभी के लिए। नेक्स्ट है अरण्यक। वास्तविक अर्थ जंगल होता है। अरण्यक का वास्तविक अर्थ कौन सा होता है? तो जंगल होता है। इसका और डिटेल में अर्थ क्या क्या है? तो रहस्यवाद है, जन्म है, मृत्यु है एवं पुरोहित दर्शन का वर्णन है। ठीक है। नेक्स्ट उपनिषद। अब हम लोग उपनिषद के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। वास्तविक अर्थ समीप बैठना होता है। उपनिषद का वास्तविक अर्थ क्या होता है? समीप बैठना, यानी कि सामने बैठना। ब्राह्मण विद्या प्राप्त करने हेतु गुरु के पास बैठना। देखो यहाँ चित्र में आप सभी देख पा रहे हो फिगर में, ये यहाँ गुरु हैं और इनके आमने सामने ये स्टूडेंट हैं। ये सभी हाथ जोड़े बैठे हुए हैं और गुरु से शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। तो उन्हीं को बोला जाता है उपनिषद, यानी कि आमने सामने बैठना। दार्शनिक एवं आध्यात्मिक ज्ञान पर आधारित होता है। जो उपनिषद जो है ये दार्शनिक एवं आध्यात्मिक ज्ञान पर आधारित होता है। इसे वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषद को वेदांत भी कहा जाता है। और टोटल उपनिषद की संख्या 108 है। टोटल उपनिषद की संख्या कितनी है? 108। टोटल उपनिषद की संख्या कितनी है? तो 108। उनमें से प्रमुख उपनिषद कौन कौन सा है? तो यहाँ पे डिटेल में दिया गया है। जैसे कि ऋग्वेद का प्रमुख उपनिषद कौन है? ऐत्रेय उपनिषद है। ठीक है। ये सब क्वेश्चन मैचिंग आएगा। ठीक है। कोई एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंस रहेगा, अगर याद रखोगे तभी बना पाओगे। सामवेद का उपनिषद कौन सा है? छांदोग्य उपनिषद है। सामवेद का उपनिषद को क्या बोला गया है? तो छांदोग्य उपनिषद बोला गया है। नेक्स्ट है यजुर्वेद का उपनिषद तैत्तिरीय बृहदारण्यक कठोर इसका उपनिषद है। नेक्स्ट है अथर्ववेद का उपनिषद
क्या है? प्रश्नोपनिषद, मुंडक्यो, मांडुक्यो है। ठीक है स्टूडेंट। अब हम लोग एपिक के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। एपिक को हम लोग हिंदी में महाकाव्य बोलते हैं। टोटल 2 महाकाव्य है। कौन-कौन सा? एक रामायण वाल्मीकि और दूसरा महाभारत वेदव्यास है। नेक्स्ट है वेदांग। वेदा नेक्स्ट है वेदांग। वेदों के अर्थ को अच्छी तरह समझने में वेदांग की सहायक होती है। यानी कि जो 4 प्रकार का वेद अभी हम लोग देखे हैं, उसको ठीक प्रकार से जानकारी प्राप्त करने के लिए हम लोग को किसका जरूरत पड़ेगा? तो वेदांग का जरूरत पड़ेगा। यह कम शब्दों में अधिक तथ्य रखने का प्रयास होता है। ठीक है, यानी कि कम शब्द में अधिक जानकारी प्राप्त होती है। कहाँ से? वेदांग से। 600 ईसा पूर्व के बाद का काल को सूत्र काल कहा गया है। 600 ईसा पूर्व के बाद का काल को सूत्र काल कहा गया है। अब हम लोग टोटल 6 वेदांग के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। टोटल कितना वेदांग है? तो 6 वेदांग है। एक है शिक्षा, दूसरा है कल्प, तीसरा है व्याकरण, चौथा है निरुक्त, पांचवा है छंद, छठा है ज्योतिष। ये टोटल 6 वेदांग है। अब आर्यों के मूल निवास के सिद्धांत के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे कि आर्यों कहाँ से आए थे, अलग अलग इतिहासकार ने अलग अलग जानकारी दिए हैं हम लोगों को। ठीक है, जैसे कि तिलक ने आर्यों के बारे में बताया कि ये लोग आर्कटिक क्षेत्र से आए थे। कौन बताए थे? तिलक। यानी कि तिलक बताए। तिलक एक इतिहासकार रहे हैं। ठीक है, तो तिलक साहब ने बोले कि आर्यों का आगमन हमारे देश में आर्कटिक क्षेत्र से हुआ था। नेक्स्ट, दयानंद सरस्वती ने आर्यों का आगमन के बारे में बताया कि ये लोग तिब्बत क्षेत्र से आए हैं। नेक्स्ट, तीसरा, अविनाश चंद्र दास ने बताया कि आर्य लोग शब्द सैंदो प्रदेश से आए थे। नेक्स्ट, चौथा, मैक्स मुलर ने बताया कि आर्य मध्य एशिया से आए थे। नेक्स्ट, प्रोपेनका साहब ने बताया कि आर्य लोग जर्मनी के मैदान से आए थे। नेक्स्ट, विलियम जोन्स ने बताया कि आर्य लोग यूरोप से आए थे। नेक्स्ट, पी गैल्स ने बताए थे कि आर्यों का आगमन हमारे देश में हंगरी से हुआ था। ठीक है स्टूडेंट, तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंस है और मैं जितना पढ़ा रहा हूँ सारा का सारा इंपॉर्टेंस है और टू द पॉइंट एग्जाम के लिए ही पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, ज्यादा इधर उधर की बातों को मैं नहीं बता रहा हूँ, एकदम टू द पॉइंट और एकदम फैक्ट और कंसेप्ट है। नेक्स्ट है, आर्यों के मूल निवास संबंधी सिद्धांतों में सर्वाधिक मान्य सिद्धांत किनको बताया गया है? तो मैक्स मूलर को बताया गया है। तो मैक्स मूलर साहब ने बताए थे कि आर्यों का आगमन हमारे देश में मध्य एशिया से हुआ था, क्योंकि प्रसिद्ध बोगस्क्यू शिलालेख 1400 ईसा पूर्व के आसपास मध्य एशिया से पाया गया था। इसी शिलालेख में आर्यों की पूरा जानकारी मिली थी। तो इसी शिलालेख के आधार के पर आर्यों की अ, उत्पत्ति मध्य एशिया बताया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है, यह अभिलेख हमें वैदिक देवताओं की जानकारी देता है। कौन कौन सा था? तो इंद्र, मित्र, वरुण, नाशत्य। इस अभिलेख से जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट है, इस अभिलेख से यह सिद्ध होता है कि आर्य मध्य एशिया से आए थे। नेक्स्ट, मानव कंकाल तंत्र इसका दूसरा साक्ष्य रहा है। मानव कंकाल तंत्र इसका दूसरा साक्ष्य रहा है। अब आर्यों का एक्सपेंशन भारत में कहाँ-कहाँ से हुआ था? तो मैक्स मुलर ने बताए थे कि आर्यों का उत्पत्ति हमारे देश में मध्य एशिया से हुआ था। तो सबसे पहले आर्य मध्य एशिया से आए थे अफगानिस्तान। मध्य एशिया से कहाँ आए थे आर्य? सबसे पहले अफगानिस्तान आए थे। उसके बाद अफगानिस्तान के बाद आर्य पंजाब आए थे। उसके बाद पंजाब के बाद ये लोग हरियाणा आए थे। ठीक है, उसके बाद हरियाणा के बाद ये लोग दिल्ली आए। अब दिल्ली आने के बाद ये लोग वेस्ट बंगाल की तरफ मूव किए। अब वेस्ट बंगाल की तरफ इनको रहना पसंद नहीं हुआ, तो अब ये लोग ईस्ट यूपी आ गए। अब यहाँ पे इन लोगों को रहना पसंद नहीं हुआ, तो अब ये लोग बिहार आ गए। ठीक है, यानी कि अब ये लोग बिहार में भी अवेलेबल है। ठीक है, यानी कि आज सबसे पहले मध्य एशिया से अफगानिस्तान आए। यहाँ पे इनको अच्छा नहीं लगा रहना वना, तो यहाँ से ये लोग मूव कर गए पंजाब। अब पंजाब के बाद यहाँ भी अच्छा नहीं लगा इन लोगों को, तो अब ये लोग हरियाणा आ गए। अब हरियाणा में अच्छा नहीं लगा तो ये लोग दिल्ली आ गए। दिल्ली में अच्छा नहीं लगा तो ये लोग वेस्ट यूपी आ गए।
अब वेस्ट यूपी में अच्छा नहीं लगा तो ईस्ट यूपी आ गए, उसके बाद बिहार आ गया। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंस है। यहाँ से क्वेश्चन इस प्रकार से पूछेगा कि मतलब कर्म पूछेगा, ठीक है, यानी कि ऑर्डर पूछेगा, सजाने को देगा एग्जाम में। ठीक है, कि मतलब ये जिगजैग दे देगा इधर उधर, उसके बाद कहेगा कि आर्यों की उत्पत्ति का सही कर्म में ये सजाए। ठीक है, तो ऑप्शन रहेगा, तो 1 2 3 4 करके ऑप्शन रहेगा, तो उस प्रकार से आप सभी को बनाना रहेगा। तो याद रखोगे तभी तो बनेगा, तो याद रखना है। ठीक है, इसको कॉपी में नोट कर लो आप। नेक्स्ट है तीव्र गति से आर्यों का विस्तार का कारण। ठीक है, क्यों हुआ, यानी कि सबसे पहले ये लोग सेंट्रल एशिया से कहाँ आए थे, तो अभी जस्ट में बताया था कहाँ आए थे सेंट्रल एशिया से सबसे पहले ये लोग, जल्दी से बताओ। सेंट्रल एशिया से कहाँ आए थे, तो अफगानिस्तान आए थे, पंजाब आए थे, हरियाणा आए थे। तो इतना जल्दी विस्तार पूरा भारत में क्यों हुआ था, तो यहाँ पे डिटेल में दिया गया है। ठीक है, तो क्यों हुआ था, तो घोड़ों द्वारा रथों को खींचना। ठीक है, यानी कि ये लोग जब सेंट्रल एशिया से अफगानिस्तान की तरफ मूव किए, तो कुछ घोड़ों आपस में रखे हुए थे, तो घोड़ा जो था वो रथों को खींच रहा था। फिर हथियारों का लोहा का बनना। ठीक है, नेक्स्ट था युद्ध में कवच का प्रयोग किए ये लोग, उसके बाद राष्ट्र की प्रति समर्पण दिए थे। तो इन्हीं कारण से आर्यों का विस्तार इतना जल्दी हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है भौगोलिक स्थिति ऋग्वेद की। ऋग्वेद के अनुसार आर्यों को सप्त सैन्य प्रदेशों की जानकारी थी। ऋग्वेद के अनुसार आर्यों की जानकारी किनके बारे में थी, तो सप्त सैन्य प्रदेशों के बारे में जानकारी थी। सिंधु नदी में ऋग्वेद में सबसे अधिक बार उल्लेखित हुई है, यानी कि ऋग्वेद में सबसे ज्यादा बार प्रयोग कौन सा नदी का हुआ था, तो सिंधु नदी का हुआ था। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट दूसरी महत्वपूर्ण नदी को सरस्वती को बताया गया है, और सरस्वती, ये सरस्वती को ऋग्वेद में पवित्र नदी के नाम से भी जाना गया है। ठीक है, क्वेश्चन में पूछेगा कि पवित्र नदी को का दर्जा कि कौन सा नदी को दिया गया था, तो कौन सा नदी को दिया गया था, तो सरस्वती को दिया गया था। सरस्वती को नदी तमा कहा जाता था। सबसे पवित्र नदी कौन है, सरस्वती। नेक्स्ट है ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख एक बार हुआ है और यमुना नदी का उल्लेख 3 बार हुआ है। सरस्वती को हरियाणा एवं राजस्थान में हकारा के नाम से जाना जाता है। सरस्वती नदी को हरियाणा एवं राजस्थान में हकारा घग्गर के नाम से चिन्हित किया गया था। ठीक है, यानी कि हरियाणा और राजस्थान में सरस्वती को किस नाम से जाना गया था, तो हाकरा घग्गर के नाम से जाना गया था। ऋग्वेद में टोटल 21 नदियों का प्रयोग किया गया था। ऋग्वेद में टोटल कितना नदियों का प्रयोग किया गया था, 21 नदियों का प्रयोग किया गया था। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे सप्त सैन्य प्रदेश कौन कौन सा था। एक था सिंधु था, एक था सरस्वती था, और उसके बाद 5 सहायक और देश थे। ठीक है, यानी कि और 5 सहायक प्रदेश रहे हैं। ठीक है, तो इन सभी मिलाकर 5 एक 6 एक 7। ठीक है, तो इसी को क्या बोला गया था, सप्त सैन्य प्रदेश बोला गया था। पहला है झेलम को क्या बोला गया है, वितिस्ता कहा गया है, यानी कि झेलम को सबसे पहले वितिस्ता के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट चेनाब को पहले अस्किनी के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट सतलज को सतुदरी के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट रावी को परुष्णी के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट व्यास को ये विपाशा के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट सिंध को सिंधु के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट घग्गर को दृश्यदती के नाम से जाना जाता था। तो यहाँ तक समझ में आया स्टूडेंट। अब हम लोग माउंटेन्स के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, कि आर्य लोग माउंटेन से परिचित थे या नहीं। तो हिमालय एवं अरावली पर्वतों से आर्य परिचित थे। मरुस्थल से भी परिचित थे। कौन, आर्य लोग परिचित थे। ऋग्वेद में 2 पर्वत चोटियों का वर्णन हुआ है। कौन कौन सा है वो दो, तो हिमवंत है और एक मुजवंत है। एक है हिमवंत और दूसरा मुजवंत है। और आर्यों लोग मरुस्थलों को धनो कहा जाता था। आर्यों में मरुस्थलों को क्या किस नाम से जाना जाता था, तो धनो के नाम से जाना जाता था। ये सब इंपॉर्टेंस है। मैं जितना पढ़ा रहा हूँ एकदम टू द पॉइंट और टू द कॉन्सेप्ट टू द फैक्ट एकदम पढ़ा रहा हूँ, जो कि किसी भी यूट्यूब चैनल पे नहीं मिलेगा। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंस है आप सभी के लिए। और मैं तो बताया कि मैं एमसीक्यू प्रैक्टिस भी करवाने वाला हूँ। ठीक है, मैं जैसा पढ़ा रहा हूँ एकदम उसी का एमसीक्यू रहेगा। और एमसीक्यू जो बनाया गया है मेरे द्वारा, वो पीवाईक्यू को देखते हुए बनाया गया है, और आने वाला एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा उसको भी देखते हुए बनाया गया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा एमसीक्यू का। आप सभी उस सेशन को जरूर देखना और उसमें जरूर पार्टिसिपेट करना। ठीक है,
नेक्स्ट आर्यों का समाज कैसा था? इंडस वैली सिविलाइजेशन का समाज हम लोग देखे थे उसमें समाज कैसा था इंडस वैली सिविलाइजेशन का। तो उसी प्रकार वैदिक सिविलाइजेशन का समाज कैसा था, वैदिक सिविलाइजेशन का अर्थव्यवस्था कैसा था, वैदिक सिविलाइजेशन का राजनीति कैसा था, ये सब पार्ट को हम लोग देखेंगे विस्तार पूर्वक से। ठीक है, वैदिक सिविलाइजेशन का समाज कैसा था? तो वैदिक सिविलाइजेशन में समाज को वर्ण व्यवस्था पर बांटा गया था। ठीक है, यानी कि वर्ण व्यवस्था के आधार पर समाज को बांटा गया था। प्रारंभिक विभाजन देखेंगे कौन कौन सा था, वर्णों का उद्भव देखेंगे और दास प्रथा का प्रचलन भी देखेंगे समाज में। ठीक है, तो चलिए अब समाज के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। ये समाज, ठीक है, वैदिक सिविलाइजेशन का समाज कैसा था? तो पितृसत्तात्मक समाज था, यानी कि महिला की स्थिति धीरे धीरे कम माना गया था। ठीक है, अभी भी रिसेंट समाज में देखो तो कभी भी बैठक समाज में अभी रिसेंट में होती है कोई भी गांव वगैरह में, तो पुरुष को ही बुलाया जाता है, महिला को नहीं बुलाया जाता है। ठीक है, तो आप सभी देखो पहले क्या था, एंशियंट में इंडस वैली सिविलाइजेशन में महिला की स्थिति अच्छी थी। उसके बाद वैदिक सिविलाइजेशन से थोड़ा सा महिला की स्थिति धीरे धीरे घटती गई और अभी के टाइम तो एकदम ही घट गई। ठीक है, तो महिला की स्थिति अभी काफी घट गई है। वैसे महिला भी बहुत ठीक ठाक भी है, लेकिन समाज में मतलब उनका स्थिति काफी घटा हुआ है। महिलाओं की स्थिति थोड़ी घटती गई थी वैदिक सिविलाइजेशन में, मैं अभी ऑलरेडी बताया। तो इनकी स्थिति घटती गई, तभी तो पितृसत्तात्मक समाज कहा गया था उस टाइम। ठीक है, तो वैदिक सिविलाइजेशन में जाति प्रथा नहीं माना गया था, वैदिक सिविलाइजेशन में किसी भी तरह का जाति प्रथा वगैरह नहीं था। अब हम लोग वर्ण व्यवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, यानी कि समाज में वर्ण व्यवस्था कितना भागों में बांटा गया था। तो समाज में टोटल 4 प्रकार से वर्ण विभाजन किया गया था। एक था ब्राह्मण था, दूसरा था क्षत्रिय था, तीसरा था वैश्य था, चौथा था शूद्र था। ठीक है, और इन सभी को कर्म के आधार पे बांटा गया था। इन सभी को किसके आधार पे बांटा गया था? तो कर्म के आधार पे बांटा गया था, यानी कि काम के आधार पे बांटा गया था। ठीक है, सबसे बड़ा ब्राह्मण को माना गया, उसके बाद क्षत्रिय को माना गया, उसके बाद वैश्य को माना गया, और सबसे एकदम नीचा लेवल का किसको माना गया था? तो शूद्र को माना गया था। तो क्यों? तो काम के आधार पे माना गया था। तो प्रारंभिक विभाजन टोटल 2 भागों में बांटा हुआ था। एक को आर्य, दूसरा को अनार्य कहा गया था। एक को आर्य कहा गया था और दूसरा को अनार्य कहा गया था। ठीक है, वर्णों का स्रोत ऋग्वेद में 10वां मंडल से प्राप्त होता है। ठीक है, यानी कि ये जो वर्ण आप सभी देख रहे हो, तो कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो ये ऋग्वेद का 10वां मंडल से प्राप्त हुआ था। ठीक है, अब आगे हम लोग देखेंगे क्या है। वर्ण व्यवस्था पुरुष सुख था, यानी यानी कि जो वर्ण व्यवस्था था कैसा था? पुरुष सुख था, यानी समाज में किसका स्थिति ज्यादा अच्छा था? तो पुरुषों का। ठीक है, 4 वर्णों का उद्भव सिद्धांत हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, कौन कौन सा? तो ब्राह्मण देखे, क्षत्रिय देखे, और कौन सा देखे? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। ब्राह्मण देखे, क्षत्रिय देखे, और दो का जानकारी आपसे कमेंट बॉक्स में देखो। ठीक है, आप सभी एकदम नहीं पढ़ते लिखते हो। चलो आगे देखो, ये जो 4 वर्णों को बांटा गया था, ठीक है, तो उद्भव के आधार पे बांटा गया था। ठीक है, मुंह, मुंह को पुरोहित कहा गया था, मुंह को पुरोहित कहा गया था। ठीक है, यानी कि ब्रह्मा के शरीर से उत्पन्न हुआ था। ठीक है, ये जो 4 वर्णों में विभाजित हुआ था, तो ये जो 4 वर्णों में किस आधार पे बांटा गया था? तो ब्रह्मा के शरीर के आधार पे बांटा गया था। तो मुंह का जो मुंह को जो मुंह का जो क्षेत्र था उसको पुरोहित कहा गया था। ठीक है, यानी कि जो सबसे ऊपर लेवल का था उसको पुरोहित कहा गया था। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद भुजाएं जो थे उसको क्षत्रिय कहा गया था। ठीक है, नेक्स्ट जंघा, यानी कि पैर का जो जो 2 जंघा है, ठीक है, उस जंघा के आधार पे ही वैश्या को बांटा गया था, यानी कि जंघा के आधार पे ही वैश्य कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट पैरों को शूद्र कहा गया है। ठीक है, यानी कि समाज का 4 वर्ण विभाजन आप सभी देखें। ठीक है, कौन कौन सा? पहला नंबर का था ब्राह्मण, ब्राह्मण को सबसे ऊपर लेवल का माना गया था, ब्राह्मण को क्या सबसे ऊपर लेवल का माना गया था। ठीक है, तो ब्राह्मण को ही यानी कि मुंह के चित्र से चित्रित किया गया था। ठीक है, यानी कि ब्राह्मण को ही पुरोहित कहा गया था। नेक्स्ट भुजाएं, यानी कि सेकंड लेवल पर ये कौन थे? तो क्षत्रिय। ठीक है, तो क्षत्रिय को भिजावे से ये चित्रित किया गया था। नेक्स्ट तीसरे नंबर पे किसको रखा गया था? तो वैश्य को रखा गया था, तो वैश्य को जंगा के नाम से चित्रित किया गया था। नेक्स्ट एकदम सबसे नीचा लेवल को किसको माना गया था? शूद्र को, तो शूद्र को सबसे अंगो, यानी कि ब्राह्मण के शरीर से उत्पन्न हुआ था, तो ब्राह्मण के शरीर के सबसे नीचे का पार्ट कौन सा था? पैरों,
तो पैरों के नीचे शूद्र को रखा गया था। ठीक है स्टूडेंट, तो काम के आधार पे इसको रखा गया था। नेक्स्ट, दास प्रथा का प्रचलन हम लोग देखेंगे। ठीक है, कि वैदिक सिविलाइजेशन में दास प्रथा का प्रचलन कैसा था। प्रचलन में दास प्रथा का प्रचलन था, घरेलू कार्य में हेतु में शामिल होता था। ठीक है, दास प्रथा में नर और नारी दोनों शामिल हुआ करते थे। ठीक है, दास प्रथा में नर और नारी दोनों शामिल हुआ करता था। ठीक है, दोनों आर्य एवं अनार्य। ठीक है, और ये आर्यों को दो भागों में बांटा गया था, एक को आर्य कहा गया था तो दूसरा को अनार्य कहा गया था। ठीक है, नेक्स्ट, महिलाओं की स्थिति समाज में धीरे धीरे घटती चली गई थी। ठीक है, महिलाओं की स्थिति समाज में धीरे धीरे घटती चली गई थी। ठीक है, यानी कि घटती हुई चली गई थी। यहाँ पे अच्छे लिखे हुए हैं इसलिए कि थोड़ा बहुत अच्छी थी समाज में महिलाओं की स्थिति, पूरा तो अच्छी नहीं थी। महिलाओं का अधिकार किन किन चीजों में था, तो यहाँ पे ऑलरेडी डिटेल में दिया गया है। ठीक है, महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था, विधवा पुनर्विवाह करने का अधिकार था। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंस है और ये सब जितना मैं पढ़ा रहा हूँ सभी एमसीक्यू प्रैक्टिस में देखने को मिलेगा। ठीक है, आप सभी को महिलाओं को कुछ अन्य अधिकार भी प्राप्त था। तो क्या क्या अधिकार प्राप्त था, तो संपत्ति का अधिकार प्राप्त था महिलाओं को, राजनीतिक अधिकार भी महिलाओं को प्राप्त था। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट, महिलाओं की स्थिति प्रचलन में नहीं थी। क्या क्या प्रचलन में नहीं थे, तो बाल विवाह करना मना था, सती प्रथा करना मना था, पर्दा प्रथा करना मना था। तो ये सब प्रचलन में नहीं थी। प्रचलन में कौन कौन सा था, तो यहाँ पे डिटेल में दिया गया है। महिलाओं को शैक्षणिक अधिकार था, यानी कि पढ़ने लिखने का अधिकार था, विधवा पुनर्विवाह करने का अधिकार था, उपनयन संस्कार करने का अधिकार था, नियोग प्रथा करने का अधिकार था, उपहार में वस्तुओं को देने लेने का अधिकार था। ठीक है, अब इनमें से कौन कौन सा प्रमुख महिलाएं थी, यहाँ पे डिटेल में दिया गया। प्रमुख महिलाएं कौन कौन सा थी, तो एक थी लोपा मुद्रा। एक थी कौन, लोपा मुद्रा, जो विदर्भ की राजकुमारी थी, जो अगस्त्या की पत्नी थी, जो ऋग्वेद की रचयिता थी। इसको क्या बोला गया, लोपा मुद्रा। ठीक है, नेक्स्ट, प्रमुख महिलाएं में से कौन शामिल थे, तो विश्वारा। नेक्स्ट, प्रमुख महिलाएं में से कौन शामिल थे, तो अपाला। नेक्स्ट, प्रमुख महिलाएं में से कौन शामिल थी, तो घोषा। नेक्स्ट, प्रमुख महिलाएं में शिक्ता शामिल थी। नेक्स्ट, ऋषि सभी महिलाएं थी। ठीक है, तो ये सब प्रमुख महिलाएं थी, ये सब प्रमुख महिलाएं थी। ठीक है स्टूडेंट, अब आगे हम लोग देखेंगे वैदिक सिविलाइजेशन का राजनीतिक व्यवस्था कैसा था। आर्यों का देश, आर्यों का देश को राष्ट्र कहा गया था और ये ऋग्वेद का 10वां मंडल से प्राप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट, राष्ट्र का विभाजन कैसा कैसा हुआ था, यहाँ पे डिटेल में दिया गया है। सबसे पहले जो ऊपर लेवल का था उसको राष्ट्र कहा गया है। उसके बाद राष्ट्र के नीचे जो होता था उसको जन कहा गया है। जन के नीचे जो होता था उसको विष कहा गया है। विष के नीचे जो होता था उसको ग्राम कहा गया है। ग्राम के नीचे जो होता था उसको कुल कहा गया है। और ये क्वेश्चन अभी हाल फिलहाल 11 जेपीएससी हुआ था, उसमें पूछा गया था। ठीक है, और उसमें पूछा था इस प्रकार से कि राष्ट्र जन विष ग्राम कुल इसको आरोही क्रम में दर्शाए, यानी कि ऑर्डर के आधार पे दर्शाने को दिया गया था। ये इधर उधर लिखा हुआ था जिग जैग में और बोला गया था कि इसको सही क्रम में दर्शाए। तो सही क्रम कौन सा था, सबसे ऊपर से राष्ट्र, यानी कि सबसे ऊपर लेवल का राष्ट्र माना गया है, उसके नीचे लेवल का जन को माना गया है, उसके नीचे का लेवल को विष कहा गया है, विष का नीचे के लेवल को ग्राम कहा गया और सबसे नीचे लेवल को कुल कहा गया था। राजनीतिक व्यवस्था आधारित थी, कबीला पे आधारित थी। किस पे आधारित थी, तो कबीला पे आधारित थी। राजतंत्र विकसित नहीं थी, राजतंत्र विकसित नहीं थी। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक समझ में आया। अब हम लोग राजनीतिक व्यवस्था हम लोग देखेंगे। ये है राजनीतिक व्यवस्था। राजा का पद कैसा था, तो आनुवांशिक था, यानी कि बेटा का बेटा, बेटा का बेटा, ये सब हुआ करता था पहले का टाइम में। राजा उस टाइम सर्वोच्च नहीं माना गया था, राजा को उस टाइम सर्वोच्च नहीं माना गया था। राजा का जो चुनाव होता था उस चुनाव में कौन कौन सा पार्टिसिपेट करते थे, तो सभा और समिति पार्टिसिपेट करते थे। और इसके बाद चुनाव होने के बाद टोटल 4 परिषद में बांटा गया था। ठीक है, कौन कौन सा था, एक सभा था, एक समिति था, एक विधेयक था, एक गुण था, एक सेना था। ठीक है, यानी कि 4 परिषद में बांटा गया था राजनीतिक व्यवस्था को। 4 परिषद कौन कौन सा था, तो यहाँ पे डिटेल में दिया गया है।
विदत को प्राचीनतम परिषद कहा गया है। ठीक है, इसका हेड कौन सा था? तो जनसभा को हेड माना गया है। नेक्स्ट, गण। गण को सेना की इकाई कहा जाता था और सेना की इकाई को दो भागों में बांटा गया था। एक को सर्द कहा गया है, एक को वार्द कहा गया है। नेक्स्ट, सभा। सभा का हेड कौन होता था? तो सभापति होता था। सभा का हेड कौन होता था? तो सभापति होता था। चार परिषदें में समिति और एक महिलाएं। ठीक है, इसको चार परिषदों को दो भागों में बांटा गया है। एक को समिति के भाग में बांटा गया है और दूसरा को महिलाएं के भाग में बांटा गया। इस समिति में आम लोगों की सभा होती थी। ठीक है, इस समिति में आम लोगों की सभा होती थी। ठीक है, नेक्स्ट, महिलाएं विदत और सभा में पार्टिसिपेट करती थी। ठीक है, महिलाएं किसमें पार्टिसिपेट करती थी? तो विदत और सभा में पार्टिसिपेट करती थी और समिति में पार्टिसिपेट महिलाएं नहीं करती थी। तो यहाँ पे डिटेल में दिया गया है कि इसमें महिलाएं पार्टिसिपेट करती थी और इसमें आम लोगों की पार्टिसिपेट होती थी। ठीक है, तभी समिति का निर्माण होता था। अब हम लोग अर्थव्यवस्था देखेंगे। वैसे तो ऑलरेडी हम लोग अर्थव्यवस्था पढ़ चुके थे। ठीक है, वैदिक सिविलाइजेशन स्टार्ट होती है। वैदिक सिविलाइजेशन का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन। द्वितीय व्यवसाय क्या था? कृषि था। और प्रिय पशु इनका कौन सा था? यहाँ पे डिटेल में दिया गया है। प्रिय पशु गाय था। ठीक है, जिसको बोला गया है अघन्य, जिसे मारा नहीं जा सके। ठीक है, और गाय को किस नाम से संबोधित किया गया है? तो गविष्टि गुप्ता जनसई से संबोधित किया गया है। फिर वैदिक सिविलाइजेशन में जो कर व्यवस्था था वो कैसा था? यहाँ पे डिटेल में दिया गया है। उस टाइम का जो टैक्स था वो नियमित नहीं था। ठीक है, यानी कि फिक्स नहीं था। उसके बाद जो बलि जो दिया जाता था वो एक बार एक 1/6 पार्ट दिया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट, सिक्कों के साथ उस टाइम नहीं मिला था। सिक्कों के साथ उस टाइम नहीं मिला था। नेक्स्ट, निष्क, यानी सोने का आभूषण को क्या बोला गया था? तो निष्क बोला गया था। नेक्स्ट, व्यापार समिति था, यानी कि व्यापार उस टाइम क्या था? सीमित था, यानी कि लिमिटेड था। यानी कि लिमिटेड आप व्यापार उस टाइम कर सकते थे। किसमें? वैदिक सिविलाइजेशन में। नेक्स्ट, कर व्यवस्था क्या था? यहाँ पे डिटेल में देखेंगे। बैकनोट को साहूकार कहा गया है। ठीक है, यानी कि सुदकोर को क्या बोलते थे? बैकनोट कहते थे। सुदकोर को बैकनोट कहते हैं। ठीक है, सुदकोर किसको बोलते हैं? कि जैसे कि मैं आपको पैसा दिया, आपसे मैं कर समेत वापस लिया। ठीक है, यानी कि इंटरेस्ट प्लस अपना जो मूलधन था उसको समेत हम वापस लिया, उसी को बोला जाता है शाहूकार सुदखोर। ठीक है, अन्य शिल्पकार इसमें कौन कौन सा शामिल थे, पार्टिसिपेट किए हुए थे? तो यहाँ पे डिटेल में दिया गया है। बड़ी, रथकर, बुनकर, कुम्हार ये सब पार्टिसिपेट करते थे। व्यापार नियमन को क्या बोला गया है? तो पन्नी बोला गया है। व्यापार नियमन को क्या बोला गया है? पन्नी बोला गया है। तो स्टूडेंट, आज की क्लास यहीं। अब कल मैं आप सभी को मिलता हूँ। और आप सभी को क्लासेस अच्छी लगी तो जल्दी से चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करो, ताकि उन यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के बच्चों के पास पहुँचे जो एकदम घर में सो रहे हो। तो चलिए, बाय बाय, गुड बाय ऑल ऑफ यू, थैंक यू।